तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के साथ में। दोस्तों यदि आप सीटेट एग्जाम, यूपी टेट, केबीएस, रीट, हरियाणा टेट या फिर किसी भी राज्य से संबंधित टीटी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से और जितने भी यहाँ पर देखिए प्रश्न रखे हैं मैंने, वो सभी प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के सिलेबस पर आधारित हैं। तो बिल्कुल आपको वीडियो को ध्यान से जरूर देखना है और साथ में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर के लिए आप कमेंट करते चले। तो चलिए फिर सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक बात से मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर जो देखिए यदि आप इस वीडियो से संबंधित यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसमें इंपॉर्टेंट लगा लें। और देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं नीचे आपको, तो बिल्कुल कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। मैं आपको विशेषण बताना है कि विशेषण यहाँ पर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि काली यहाँ पर विशेषण होगा, मदन पहनना या फिर खेलना विशेषण होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन के साथ में यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। जो काली है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। अब देखिए विशेषण होता क्या है इसको समझिएगा। जो देखिए विशेषण है वो क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए जो विशेषण है वो कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, जिसमें से पहला जो विशेषण होता है वो कौन सा होता है, गुणवाचक विशेषण। जो देखिए काला हो गया, नीला हो गया, मोटा हो गया, पतला हो गया, तो ये सभी कैसे हैं, गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद देखिए दूसरा है सार्वनामिक विशेषण, इसके बाद तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और जो चौथा विशेषण है वो है प्रमाणवाचक विशेषण। तो आपको याद रखना है कितने प्रकार के विशेषण है, कुल 4 प्रकार के विशेषण है, गुणवाचक, सार्वनामिक और जो तीसरा है वो है संख्यावाचक और चौथा है प्रमाणवाचक। तो आपको 4 प्रकार के विशेषण याद रखना है। चलिए इसी क्रम में हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज के जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, चाहे आप सीटेट एग्जाम दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हो जिसमें हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से जरूर देखना है आपको, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। बिल्कुल कमेंट जरूर करें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि बहती गंगा में हाथ धोना, दूसरा है आकाश पाताल एक करना, या फिर फूला ना समाना, अंगारों पर पैर रखना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अवसर का लाभ उठाने के लिए एक मुहावरा यहाँ पर चुनना है, क्या सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन के साथ में यहाँ पर सही आंसर चला जाएगा। देखिए अवसर के लाभ उठाने के लिए यहाँ पर उपयुक्त मुहावरा सही मुहावरा क्या होगा, बहती गंगा में हाथ धो लेना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और आज के जो प्रश्न है देखिए यहाँ पर हमने व्याकरण हो गया, कुछ प्रश्न साहित्य के और साथ में पेडागोजी के प्रश्न को भी यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो बिल्कुल आप ध्यान से जरूर देखिएगा, बहुत ही धमाकेदार आज का जो प्रैक्टिस सेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। कह रहा कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। तो यह विचार आपको बताना है कि सही है या फिर गलत है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि पूर्णतः सही है, दूसरा कह रहा है कि पूर्णतः गलत है या फिर कुछ हद तक सही है, और चौथा कह रहा है कि निराधार है। तो यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए जो आकलन की प्रक्रिया है कह रहा है कि इसमें केवल बच्चों की क्षमता का आकलन नहीं होता, साथ में जो गुरुजी भी हैं उनकी जो शिक्षण पद्धति है, जो शिक्षण विधियां हैं, किस प्रकार से पढ़ाते हैं वो, ठीक है, इसका भी आकलन होता है। तो यहाँ पर ये कथन बताना है आपको सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा कि ये कथन पूर्णतः सही है। चलिए इसी क्रम में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा बाण घोष बाण नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि छ, झ, घ या फिर डा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा बाण यहाँ पर घोष बाण नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जो छ है वो घोष बाण नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो छ है वो क्या है, एक अघोष बाण है। अब देखिए घोष और अघोष बाण यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे, किस प्रकार से आप देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और आप इसके बाद कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो देखिए घोष और यहाँ पर आपको अघोष बाण देखना है, ठीक है। तो देखिए जो वर्गीय व्यंजन है, जैसे मैं किसी एक वर्ग को चुनता हूं, का, ख, ग, घ और ण। तो देखिए यहाँ पर जो वर्गीय व्यंजन है, तो यहाँ पर 5 बाण होते हैं एक वर्गीय व्यंजन में। तो देखिए किसी भी वर्गीय व्यंजन के
आगे के दो अक्षर, ठीक है, आगे के दो वर्ण पहला और दूसरा क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। इसके बाद घोष वर्ण क्या होते हैं, तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ण है वो क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से यहां पर मैंने समझाया है कि कोई सा भी वर्गीय व्यंजन ले लीजिएगा, 5 प्रकार के वर्गीय व्यंजन होते हैं, जिनमें से देखिए प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो देखिए 5 वर्णों में आगे के 2 वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं, और जो लास्ट के जो 3 वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। तो इनको आपको समझना है। इसके बाद देखिए यहां पर झा दिया गया है, तो झा भी आपका क्या है, अघोष वर्ण है, ठीक है, घोष वर्ण है। इसके बाद घा की बात करते हैं तो ये भी आपका क्या है, घोष वर्ण है। डा की बात करते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहां पर घोष वर्ण हो जाएगा। लेकिन जो छा है यहां पर वो कैसा है, एक आपका अघोष वर्ण है। तो यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए एक और प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और देखिए यहां पर पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है। देखिए कह रहा कि उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा, ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है कि अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, या फिर तीसरा कह रहा है कि छात्रों की कमजोरियों का निदान करते हैं और उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। चौथा यहां पर ऑप्शन कह रहा है कि कुछ कह नहीं सकते कि क्या करते हैं। तो देखिए जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, पहले क्या करते हैं कि छात्रों की कमजोरियों का क्या करते हैं, निदान करते हैं। उसके बाद में देखिए पहले निदान क्या होता है, उसका कारण जानना, और उसके बाद में उस समस्या का उपचार करना। तो यहां पर देखिए ऑप्शन तीसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मैं तुम सबको खूब जानता हूं, तुम सब एक जैसे हो। तो इस पंक्ति के लिए आपको बताना है कि यहां पर मुहावरा बताना है। तो उपर्युक्त में मुहावरा क्या होगा। तो यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि चोर चोर मौसेरे भाई। दूसरा कह रहा है कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे, या फिर केर बेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो यहां पर बताना है कि मैं तुम सबको क्या है, खूब जानता हूं, तुम सब एक जैसे हो। तो यहां पर ऑप्शन दूसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि एक ही थैली के क्या हो जाएंगे, यहां पर चट्टे बट्टे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। यहां पर बताना है आपको कि यहां पर वर्ण शब्द का यहां पर कौन सा एक अर्थ नहीं है। ऑप्शन पहला कह रहा है कि रंग नहीं है, आकाश नहीं है, जाति नहीं है, अक्षर नहीं है। तो देखिए जो वर्ण होता है वो 3 अर्थों में यहां पर प्रयोग किया जाता है। एक तो रंग के अर्थ में, दूसरा है जाति के अर्थ में, ठीक है, और जो तीसरा है अक्षर को भी वर्ण बोला जाता है। तो देखिए जो आकाश है यहां पर ऑप्शन दूसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है वो क्या हो जाएगा, आकाश नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। देखिए कोई भी भाई बहन यहां पर सीटेट एग्जाम की यदि तैयारी कर रहा हो, यूपी टेट की कर रहा हो, या फिर किसी भी टीईटी एग्जाम की कर रहा हो, तो बिल्कुल उसे आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही मेहनत की जाती है। बिल्कुल रोज आपके लिए यहाँ पर प्रश्न आते हैं, और डेली आपके एग्जाम से संबंधित यहाँ पर प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते हैं। तो बिल्कुल आप चैनल पर जाकर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय से वीडियो मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर प्रश्नों को पढ़ते हैं। कह रहा है कि विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से हो सकती है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, सीटेट एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से विचारों की अभिव्यक्ति अच्छी तरीके से हो सकती है, या फिर निबंधात्मक प्रश्नों से हो सकती है, या फिर लघु उत्तरात्मक प्रश्नों से हो सकती है, या फिर अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों से हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो देखिए विचारों की सबसे अच्छी तरह से अभिव्यक्ति किसके माध्यम, किन प्रश्नों के माध्यम से हो सकती है, तो निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से हो सकती है। तो यहां पर दूसरा ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि जलज, अंबुज, मनसिज, या फिर पंकज। तो देखिए यहां पर जो जलज है वो किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। अंबुज भी कमल का पर्यायवाची है, पंकज भी कमल का पर्यायवाची है। इसके अलावा देखिए सरोज भी किसका, कमल का पर्यायवाची है। तो देखिए जो अंबुज है वो यहां पर कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन तीसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मनसिज कमल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार ध्वनि कहा जाता है।
पहला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। देखिए जो अनुस्वार हो गया और अनुनासिक, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो दो शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर देखिए अनुस्वार ध्वनि की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है कि स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां अनुस्वार कहलाती हैं, या फिर स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां या फिर व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां, तो यहाँ पर आपको बताना है कि किन ध्वनियों को यहाँ पर अनुस्वार कहा जाता है। तो बिल्कुल कमेंट जरूर करें, जिसको भी यहाँ इसका आंसर आता है बिल्कुल जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर पहला सही आंसर हो जाएगा। जो देखिए स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियों को क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है। जैसे मैं बोलता हूं, देखिए यहां पर मैं लिखता हूं अंग, तो देखिए जो आ के ऊपर जो बिंदी यहां पर रखी हुई है उसको क्या बोला जाता है, अनुस्वार बोला जाता है। लेकिन जो देखिए अनुस्वार है, यदि आपसे पूछता है कि इसका उच्चारण किस स्थान से होता है, तो याद रखना है आपको केवल मुख से उच्चारित होती हैं अनुस्वार ध्वनियां। लेकिन देखिए अनुनासिक की बात करते हैं तो मुख और नाक दोनों से उच्चारित होने वाली कौन सी ध्वनियां हैं, अनुनासिक ध्वनियां हैं। जैसे मैं बोलता हूं आंख, ठीक है, आंख, तो देखिए यहां पर जो चांद बिंदी लगी हुई है इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि जो अनुनासिक है और अनुस्वार है, दोनों में आपको अंतर को याद रखना है। जो अनुनासिक ध्वनि है वो नाक और मुंह दोनों के द्वारा उच्चारित की जाती है, लेकिन जो अनुस्वार ध्वनि है वो केवल मुख के द्वारा उच्चारित की जाती है। तो इनमें अंतर समझिएगा, और बेहद इंपॉर्टेंट है अनुस्वार और अनुनासिक, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आपको याद रखना है। चलिए इसी क्रम में हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए कह रहा है कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में आपको उद्देश्य बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि छक्के, तेंदुलकर, ओवर या फिर 5। तो देखिए यहां पर आपको याद रखना है, एक जो सिंपल वाक्य है उसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। दोनों ही वाक्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है, ठीक है। जो देखिए उद्देश्य है वो कर्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो भी कर्ता होता है उसको बोलते हैं उद्देश्य, और जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं विधेय, ठीक है। तो देखिए जो सिंपल वाक्य होता है उसमें क्या होता है, एक क्रिया होती है और एक होता है कर्ता। तो जो कर्ता होता है उसको बोलते हैं उद्देश्य, और जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं विधेय। तो यहां पर तेंदुलकर हमारा कर्ता है, तो यहां पर ऑप्शन दूसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि उद्देश्य क्या है, यहां पर तेंदुलकर है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि बच्चों की भाषा का आकलन के लिए सबसे उचित तरीका क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, दूसरा कह रहा है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, या फिर बच्चे से किताब पढ़वाना, या फिर बच्चों से परियोजना कार्य करवाना। तो देखिए बच्चों की भाषा आकलन के लिए सबसे उचित तरीका बताइएगा आप क्या होगा। बिल्कुल कमेंट जरूर करें कि सही आंसर क्या होगा इसका। तो देखिए बच्चों की भाषा आकलन के लिए बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना सबसे उचित तरीका होगा। तो यहां पर ऑप्शन दूसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि सीता ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली पूजा का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया, ठीक है, उसके पेरेंट्स को दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दी है। कह रहा है ऑप्शन दिए गए हैं अवलोकन के आधार पर, जांच सूची, पोर्टफोलियो, या फिर लिखित परीक्षा के आधार पर। तो यहां पर देखिए भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा पोर्टफोलियो कहलाता है। तो यहां पर ऑप्शन तीसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा, पोर्टफोलियो। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए एक और प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो यह बात क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है कि स्वाभाविक है, विचारणीय है, निंदनीय है, या फिर अनुचित है। तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा कि जो बच्चे होते हैं वो कक्षा में प्रथम बार जब आते हैं तो अपनी मातृभाषाओं को लेकर आते हैं, ठीक है। जो बच्चा होता है वो क्या है, जन्म से ही अपने परिवार के द्वारा, अपनी माता के द्वारा क्या है, मातृभाषा सीख लेता है। तो जो बच्चे होते हैं, कह रहा है कि जो हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं वो क्या है, स्वाभाविक है। तो यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हिंदी का पहला पत्र आपको बताना है कि कौन सा यहां पर हिंदी का पहला पत्र है। ऑप्शन पहला कह रहा है उद्दंड मार्तंड, दूसरा है बनारस अखबार, इतिहास तिमिरनाशक, या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन।
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहले के साथ में यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। जो हिंदी का पहला पत्र है वो कौन सा है? उद्दंडमार्तन। चलिए दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आज के, बहुत इंपॉर्टेंट थे बिल्कुल। आपने यदि वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है तो फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा। और देखिए यहाँ पर हमने सभी यहाँ पर बिल्कुल देखिए टॉपिक्स को कवर किया है, तो चाहे वो व्याकरण हो या फिर ये देखिए यहाँ पर साहित्य हो, पेडागोजी हो। देखिए पेडागोजी के आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए हमने पेडागोजी के काफ़ी यहाँ पर मात्रा में प्रश्न लिए हुए थे। बिल्कुल देखिए यहाँ पर वीडियो में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। यदि नहीं देखा है वीडियो को अच्छे से तो फिर से देखिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, अगले प्रश्न में मैं उसको साथ में ले लूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसके बाद में हम मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।